इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है और 14 दिन के लिए अब जो फुटबॉल फैंस की स्पेशली प्रीमियर लीग फुटबॉल फैंस की जो लाइफ है वो बिल्कुल नीरस हो चुकी है। और उससे ज़्यादा नीरस लाइफ अभी अगर किसी फ़ैन बेस की है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन बेस की। क्योंकि जब आप साइनिंग्स लेके आते हो एक विंडो में, जब आप लेकर आते हो राफेल वरान, जेडन सैंचो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो एक्सपेक्टेशंस जो सिर्फ यहाँ थी वो आसमान छूने लगती हैं। और छूना बनता भी है क्योंकि आप प्रूवन विनर्स को लेकर आ रहे हो। सवाल ये उठता है कि अब इतनी ज़्यादा जो साइनिंग्स कर ली हैं आपने, उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी। और सिर्फ आपके फ़ैन बेस की नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटिटर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या रहेंगी। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपका करंट मैनेजर फुलफ़िल कर पाएगा। क्योंकि अगर अभी मैं बात करूं तो यूनाइटेड ने 7 गेम खेले हैं और उन 7 गेम्स में यूनाइटेड के पास 14 पॉइंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ चेल्सी ने भी 7 ही गेम्स खेले हैं, लेकिन उन्होंने जो 7 गेम्स खेले हैं वो खेले हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, स्पर्स के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट। मतलब वो ऑलरेडी टॉप 6 की, जो हम टॉप 6 की टीम बोलते हैं, उनमें से अपने 4 गेम्स खेल लिए हैं और वो अभी करेंटली टॉप पोजीशन पर है विद 16 पॉइंट्स। तो अब प्रेशर किसके ऊपर है? क्या प्रेशर चेल्सी के ऊपर है? क्या प्रेशर लिवरपूल के ऊपर है? क्या प्रेशर पेप गार्डियोला की मैन सिटी के ऊपर है? या प्रेशर है ओले गनर सोल्शायर के मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर? भाई जाहिर सी बात है, जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो पूरा फैन बेस आपसे ट्रॉफीज एक्सपेक्ट करेगा। आप ऑलरेडी कैरेबाओ कप से बाहर हो चुके हो और अब आपने 2 लगातार गेम वीक में अपने होम पर 5 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। एस्टन विया 10 या 12 साल बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर जीत कर गई और वो जीतने की वजह कुछ और नहीं थी, वो थी मैनेजर की इनकम्पिटेंसी। और जब आप बार बार एक ही गलती को दोहराते जाते हो तो वो आपका बचपना या वो आपकी कमज़ोरी नहीं दिखाती, वो आपकी ज़िद दिखाती है कि आप समझना नहीं चाहते। अब आधा फैन बेस जो है वो ओले आउट की तरफ है, वो आधा फैन बेस जो है ओले इन की तरफ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही पक्ष के लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है यूनाइटेड की सक्सेस। अब वो सक्सेस चाहे सोल्शायर के साथ आए या सोल्शायर के बिना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ओले इन वालों को ना ओले आउट वालों को। बट एक वजह जो ओले इन वाले हैं वो क्यों सोल्शायर को अभी भी एज अ परफेक्ट मैनेजर देख रहे हैं एटलीस्ट फॉर दिस सीज़न, उसका रीज़न मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप एक सीज़न में बीच में आप एक मैनेजर को बदलते हो तो वो जो नई साइनिंग्स आई हैं वो जो अभी एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश कर रही थी, एक डिफरेंट सिस्टम को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही थी, और वो प्लेयर्स जो पहले से उस सिस्टम के अंडर ढल चुके थे, पिछले 3 साल से वो उस सिस्टम में खेल रहे थे, उनके लिए एक नए मैनेजर के अंडर एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और अभी अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अभी अगर सोल्शायर को मैं हटाता हूँ तो मैं किस मैनेजर को लेकर आऊँगा, तो अभी 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो फ्री हैं, वो हैं ज़िनेदिन ज़िदान और एंटोनियो कॉन्टे। अब एंटोनियो कॉन्टे को अगर आप ये कह रहे हो कि भाई उसको सीरिया ए में उसने इतना कुछ उखाड़ लिया, इंटर मिलान को उसने 10 साल बाद टाइटल जितवा दिया जो कि अच्छे मैनेजर नहीं कर पाए, तो कॉन्टे को लेकर आओ क्योंकि उसने चेल्सी के साथ भी प्रीमियर लीग टाइटल जीत रखा है। सही बताना, क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम वापस से वो जोजे मोरिन्यो वाले दौर में चली जाए जहां आप 80 मिनट्स तक पीछे बैठे हो और फिर वेट कर रहे हो कि हम एक गलती पर कुछ प्रोड्यूस कर दें? अब आप ये कहोगे कि सोल्शायर भी तो वही करता है, सोल्शायर भी तो काउंटर पे ही खेलने की कोशिश करता है। बट सोल्शायर के एक्चुअली गेम प्लान में मुझे थोड़ा रिस्क तो दिखता है, मुझे एंटोनियो कॉन्टे के इस गेम में उतना रिस्क नहीं दिखता। और फिर दूसरी बात है कि वो 3-5-2 के सिस्टम में खेलना पसंद करता है। अब 3-5-2 के सिस्टम में अगर हम खेलेंगे तो फिर हम जेडन सैंचो को कब यूज़ करेंगे, हम ग्रीनवुड को कब यूज़ करेंगे, रैशफोर्ड का क्या रोल रह जाएगा? क्योंकि उस सिस्टम में आपको विंग बैक्स चाहिए और विंग बैक्स हमारे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ डालो और एलेक्स टेलेस है। क्योंकि अगर आप लूक शॉ को या एरन वन बिसाका को उस पोजीशन पे खिलाओगे, स्पेशली एरन वन बिसाका को, तो उतना आउटपुट आपको अटैकिंग वाइज नहीं मिलेगा और फिर आपकी मिडफील्ड भी बहुत मैस में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ है ज़िनेदिन ज़िदान ने अपने रियल मैड्रिड करियर में 3 लगातार यूसीएल टाइटल जीते और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बार ला लीगा भी जीती। बट उस ला लीगा टीम में कितने ज़्यादा विनर्स थे? वो ला लीगा टीम कब से एक साथ खेलती आ रही थी? आई गेस
2011 से वो एक ही साथ खेलते आ रहे थे और उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं, क्योंकि स्टाइल ऑफ प्ले भी ऑलमोस्ट वही था जो एंचेलोटी के अंडर था। फिर जब रफा बेनितेज आया तो चीज़ें थोड़ी बदली और इसीलिए उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिप आया था। ज़िदान के आने के बाद वो अपने पुराने उस रास्ते पर आ गए और वो टिकी टाका तो नहीं खेलते थे, उनका मेजर गेम था थ्रू द विंग्स और रोनाल्डो को सप्लाई। तो हाँ, रोनाल्डो के लिए फ़ायदा हो सकता है, बट अगर मैं बीच सीज़न में अभी मैनेजर अगर चेंज करूँगा जहाँ हम अभी भी टाइटल के बहुत करीब हैं, 2 पॉइंट्स का गैप है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अभी किसी टॉप टीम्स के साथ नहीं खेला है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि सोल्शायर वो चीज़ कर पाएगा। तो यार रिकॉर्ड्स ना कुछ और सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सोल्शायर के अंडर हम जब भी बिग गेम्स में खेले हैं तो हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने में सोल्शायर के अंडर कभी हमें दिक्कत नहीं आई है, दिक्कत आई है हमें लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खेलने में। अब हमारा जो रियल टेस्ट शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर से, जब आप लेस्टर से खेलोगे। उसके बाद 24 अक्टूबर को आप लिवरपूल से खेलोगे, फिर 30 अक्टूबर को आप स्पर्स से खेलोगे, फिर आप 6 नवंबर को मैनचेस्टर सिटी से खेलोगे, और इस बीच में जो आपके लिवरपूल और सिटी वाले मैच हैं वो हैं आपके ओल्ड ट्रैफर्ड पर। इसके बाद आप सीधा 27 नवंबर को खेलोगे चेल्सी से। तो आप एक महीने के अंदर 3 बड़े ओपोनेंट से खेलने वाले हो, और अगर आप ये 3 गेम जीत जाते हो, ठीक है, तो आप जो अपना गैप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज कर सकते हो। और अगर आप स्पर्स और लेस्टर से भी जीत जाओगे तो आप टचिंग डिस्टेंस में आ जाओगे टाइटल से। और देखो, कोई भी टाइटल अक्टूबर या सितंबर में नहीं जीता जाता, ना हारा जाता है, लड़ाई एंड तक चलती है। और इस सीज़न ऐसा नहीं होगा कि एक टीम अकेले टाइटल लेके भाग जाएगी, क्योंकि 4 टीमें हैं जो टोटल कंटेंशन में है टाइटल के, और उन 4 में से एक टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब सवाल ये है कि क्या बोर्ड भरोसा दिखाएगा सोल्शायर के ऊपर? तो बात सीधी क्लियर कर दी कल फैब्रिजियो ने कि अभी एट द मोमेंट कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां सोल्शायर की जॉब खतरे में हो, और सोल्शायर को अभी टाइम दिया जाएगा और देना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखो यार, मैं ना ओले आउट हूँ ना मैं ओले इन हूँ, मैं बेसिक सा फंडा अपनाना चाह रहा हूँ कि हम चेल्सी नहीं हैं, हम वो आइडियोलॉजी कभी फॉलो नहीं कर पाए जो चेल्सी ने फॉलो की है, और जो हमने 2 बार की है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, चाहे वो एलवीजी के अंडर हो, चाहे वो जोसे मूरिनियो के अंडर हो। हमने डेविड मॉइस को बहुत जल्दी सैक कर दिया, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो कि बेवकूफ़ी थी, बट हमने उसको पूरा एक सीज़न भी नहीं दिया कंपीट करने का। हम एलवीजी को लेकर आए, हमने सोचा वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, एकदम काया पलट कर देगा। हम फल्काओ की साइनिंग की, हमने डीमारिया को लेकर आए, रॉबिन वैन पर्सी पहले से थे, और रूनी था, कैरिक, श्वाइनस्टाइगर, ये सारी साइनिंग्स हमने कर ली, बट रिजल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि यूनाइटेड कोई ऐरा गैरा क्लब नहीं है, यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है। यूनाइटेड चेल्सी नहीं है, यूनाइटेड मैन सिटी नहीं है, यूनाइटेड और रियल मैड्रिड और लिवरपूल 3 ऐसे क्लब हैं जहां प्रेशर हमेशा बना रहता है, और बार्सिलोना भी कुछ हद तक। तो अभी इस बीच अगर मैं सोल्शायर को सैक कर देता हूं तो मेरी टीम वापस से जो प्रोग्रेस हमने पिछले 2.5-3 साल में की है वो वापस से शुरू से हमें करनी पड़ेगी। और अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है इतनी मेजर साइनिंग्स करने के बाद कि हम वापस से वो सब चीज़ें शुरू करें और वेट करें कि भाई हमारा भी हनीमून पीरियड शुरू हो जाए, जैसे चेल्सी का चल रहा था। और अभी चेल्सी अगर मैं देखूं गेम प्ले के हिसाब से तो चेल्सी कुछ इतना खास नहीं खेली है। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी उनका गेम प्ले कुछ इतना खास नहीं था। उनको जब तक साउथहैम्पटन को रेड कार्ड नहीं मिला था तो दोनों का गेम बहुत बराबर था, भले ही अटैकिंग वाइज चेल्सी थोड़ा ट्राई कर रही थी, पुश कर रही थी, शॉट्स ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बट क्या वो अनलॉक कर पा रहे थे साउथहैम्पटन को? नहीं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ अब दिखने लगी ओपोनेंट्स को कि चेल्सी अंडर प्रेशर क्रम्बल कर रही है। वो जो हनीमून पीरियड था कभी ना कभी एंड होना था, और वो एंड होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि सिटी के अगेंस्ट बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी। लुकाकू, मैंने शुरू में भी बोला था कि लुकाकू पर आप इतना ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि हर बार का उसका यही हाल है। जब हमारे लिए खेलने आया था तब भी 4 गेम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद उसकी जो गाड़ी थी वो ढलान पे जाती दिख रही थी, और कुछ ऐसा ही मुझे चेल्सी के अंडर भी दिख रहा है। अब बात ये आती है कि सोल्शायर को जज कैसे करें। सोल्शायर को जब जज आप तब करिए जब दिसंबर में, जब 18 गेम वीक्स हो जाएंगी, तब हम कितने दूर रहेंगे टॉप लीडर्स से, हम किस पोजीशन पर रहेंगे और कितने ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि हम टाइटल के लिए उस पॉइंट से माउंट कर सके। लास्ट सीजन जनवरी में हम लीग टाइटल मतलब पोजीशन पे टॉप पे थे, बट क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके बाद? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी चैंपियनशिप अगस्त या सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में नहीं खत्म होती, इवन जनवरी में भी खत्म नहीं होती। टाइटल खत्म होता है जाके अप्रैल तक,
जब आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि कितना आपके पास गेम बचा है और कितना आपको गैप कवर करना है या कितना आप लीड में हो अपने ओपोनेंट से और आपको कैसे अपना गेम प्ले तैयार करना है। अब बात आती है कि सोल्शायर इतना नाइव है कि उसको मिडफील्ड में जो उसकी कमियां हैं वो क्यों नहीं दिखाई देती। आई कंप्लीटली एग्री। मैं यहाँ हर मैच के बाद रेंट करता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर सोल्शायर को अपनी जॉब प्यारी है तो उसको मैकफ्रेड का त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। बट साथ ही साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप मैटिच को हर एक वीक खिला लो, क्योंकि मैटिच की एज हो चुकी है, आई एग्री, और मैटिच को थोड़ा गेम में रेस्ट भी मिलना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट पर हम किसको खिला सकते हैं, इन प्लेस ऑफ मैटिच? प्ले मैकटोमिने देयर, लेकिन मैकटोमिने के साथ आप पॉग्बा खिलाओ या फिर डॉनी खिलाओ। और मैटिच के अलॉन्ग साइड तो भाई मैं चाहूँगा कि डॉनी को मौका मिले। फेब्रिजियो ने आज बोला है कि डॉनी हो सकता है जनवरी में यूनाइटेड छोड़ दे परमानेंट बेसिस पर, और लोन की बात नहीं की, उसने कहा है कि वो छोड़ने को तैयार है यूनाइटेड जनवरी में। तो अब उससे पहले हमें डॉनी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर है यूनाइटेड में। और अब जो उस दिन की परफॉर्मेंस थी उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रेड को दोबारा प्लेइंग 11 में देखूं, एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग। आपको खिलाना, आप FA कप गेम्स में खिलाओ, आपको खिलाना, आप नॉर्वेज जैसी टीम से अगेंस्ट खिलाओ, बट डॉनी को चांस दो आप मैटिच के अलॉन्ग साइड या स्कॉट मैकटोमिने के अलॉन्ग साइड। बट फ्रेड को प्लीज़ मत खिलाइए, क्योंकि प्रोग्रेशन पासिंग ज़ीरो है, इंटेंट ज़ीरो है, बॉल विनिंग एबिलिटी ज़ीरो है, डुअल जीतने की एबिलिटी ज़ीरो है। और ये एक यूनाइटेड की मिडफील्ड जो आप डबल पिवट में यूज़ कर रहे हो उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी टीम आ चुकी है जिसके साथ आप टाइटल जीत सकते हो। बट साथ ही साथ वो जो डिवीजन हुआ है फैन बेस में, मैं ओले आउट वालों से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र कर लो, 18 गेम वीक का टाइम दो गाइस, क्योंकि आप चेल्सी नहीं हो। चेल्सी रूथलेस रही है अपने स्ट्रक्चर में हमेशा से, जब से उनका टेक ओवर हुआ है वो 2003 से इसी तरीके से अपना क्लब चलाते आ रहे हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म फिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि क्या प्रोग्रेस है, अगली साल हम सेम रिपीट कर पाएंगे या नहीं, उन्हें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। लेकिन यूनाइटेड वैसा क्लब नहीं है। आप हिस्ट्री में जाकर देखिए यूनाइटेड की और साथ ही साथ लिवरपूल की कि क्या वो क्विक फिक्स के बाद सही हुए हैं, कभी नहीं हुए। और आपके सामने दो मेजर एग्जाम्पल्स हैं, लुई वैन हाल और जोसे मूरिन्हो, जहां हम वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स के लिए गए और उन्होंने हमें वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करके दिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, जोसे मूरिन्हो के अंडर हम 2 टाइटल जीत गए, हमने कैराबाओ कप जीता और हमने यूरोपा लीग जीती। लेकिन नेक्स्ट सीजन आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीम इम्प्रूव करेगी, और टीम इम्प्रूव करने की बजाय डाउन द हिल जाती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने सोल्शायर के अंडर पहले सीजन 6th फिनिश किया, उसके बाद हमने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd फिनिश किया, लास्ट सीजन हमने 2nd फिनिश किया है। तो हमने लगातार प्रोग्रेस की है, इम्प्रूवमेंट किया है। और जो लोग सिर्फ ये बोलते आ रहे हैं ना कि सोल्शायर का कोई गेम प्ले नहीं है, सो ही हैज़ गॉट नो टैक्टिक्स, तो आओ आप मेरे साथ इंस्टा लाइव पर वहाँ बैठकर टैक्टिक्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर आप इतने ही ज़्यादा केपेबल हो टैक्टिक्स को डिकोड करने में, तो आओ मेरे साथ 1v1 डिस्कशन करो, क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूँ कि आपको पूरे गेम प्ले में कहाँ कहाँ कमी दिख रही है और फिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ उसको समझने में। बट पूरी तरीके से मैं आपके साथ सहमत नहीं हो सकता कि कोई गेम प्लान नहीं है। गेम प्लान है, वो अभी जो नई साइनिंग्स आई हैं उनको जेल अप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो कि भाई नेचुरल था कि कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो पहले दिन से आके एकदम से ना जेल अप नहीं हो जाता, क्योंकि सेंटर बैक की पेयरिंग नहीं है। विंगर्स में अभी हमारे पास रैशफोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से सेंचो को लेफ्ट विंग खेलना पड़ रहा है। हमने उसको राइट विंग खेलने के लिए लिया है, जहां हम ग्रीनवुड को खिला रहे हैं। ग्रीनवुड जो कि क्रिएटर नहीं है, वो राइट विंग खेल रहा है, जो कि ऑल एंड आउट गोल स्कोरर है। फिर हमने ब्रूनो के कंधे पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है क्रिएट करने की, और हमने पीछे बैठा दी है मैकफ्रेड। तो ये सारी गलतियां जो अभी तक हमने की हैं वो हमें 16 तारीख से नहीं करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम इस सीज़न टाइटल के करीब पहुंचे और हम टाइटल उठाएं। फिर चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि हमने पिछले जैसा 3-4 गेम्स में परफॉर्म किया है, वो टीम परफॉर्मेंस सजेस्ट नहीं करती कि हम टाइटल के आसपास भी हैं अभी। बट देर नहीं हुई है, अभी सब कुछ अपने कंट्रोल में है, अभी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हमें बस चीज़ें इम्प्रूव करनी है, हमें अपना जो गेम प्ले है वो थोड़ा डायनामिक बनाना है, हमें जो गेम प्लान भी रहता है वो तैयार रखना पड़ेगा, और हमें साथ ही साथ ज़्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी अपने टारगेट मैन को, चाहे वो कवानी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो। क्योंकि आप जब एक ऑफेंसिव टीम सेटअप कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके नंबर 9s हैं उनको प्रॉपर डिलीवरी मिले।
वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ यूनाइटेड से रिलेटेड होती हैं और पोस्ट मैच प्री मैच डिस्कशंस भी शुरू करने वाला हूँ। पोस्ट मैच रिएक्शन तो कर ही रहा हूँ, बहुत ही जल्द हम लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे, तो जहाँ आपको पता चलेगा कि मैं इन गेम कैसे बिहेव करता हूँ, क्योंकि आप मेरा रेंट तो सुन ही लेते हो मैच के बाद, बट लाइव स्ट्रीम पर आप देखा होगा कि मैं गेम के दौरान क्या क्या करता हूँ। टिल देन आप सपोर्ट करो यूनाइटेड को। मैं नहीं कहता आप सपोर्ट करो अंधे बन के, पल्लू पकड़ के सोल्जर का चलने लगो, बट एकदम से किसी डिसीजन पर जंप मत करो, क्योंकि आप चेल्सी के फ़ैन नहीं हो, आप लिवरपूल के फ़ैन नहीं हो, आप मैन सिटी के फ़ैन नहीं हो, आप यूनाइटेड के फ़ैन हो। मैं नहीं वो लेजेंड वाला सिनेरियो लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लेजेंड का स्टेटस है वो एज अ प्लेयर है, मैनेजर का स्टेटस आप खुद गेन करते हो जैसा आप परफॉर्म करते हो और अपनी टीम से परफॉर्म करवाते हो। तो मैं सोल्शायर को एटलीस्ट 18 गेम वीक्स का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं सोल्शायर के जॉब पे बात करूंगा कि उसको अब सैक करना चाहिए या नहीं। अभी सैक करना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम यार रेलीगेशन बैटल नहीं झेल रहे हैं ना, हम मिड टेबल क्लब जैसी पोजीशन में, हम अभी नंबर 4 पोजीशन में, जहां हम हमसे सिर्फ 2 पॉइंट्स आगे जो टीम है उससे अभी हमें खेलना है, और जो हमसे ऊपर टीम है उससे भी हमें खेलना है। तो हमारे पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपॉर्चुनिटी थी जहां हम 18-19 पॉइंट्स ले सकते थे 7 गेम्स में, नहीं हुआ, इट्स ऑल इन द पास्ट। अब बात है आगे बढ़ने की और अच्छा परफॉर्म करने की। तो साथ में रहो यार, यूनाइटेड रहो, क्योंकि क्लब का नाम यूनाइटेड है, उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए।